Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. Welcome back to my channel, Business Lovers or BST Lovers, episode number 1. And today we are going to start our second chapter of class 11th, that is form of business organizations. Guys, I really wanted to apologize to you because sending the video so late, really so sorry for that. So guys, let's start with our new video, second chapter, without wasting any time. So let's go towards our second chapter, form of business organization. So, firstly, what is form of business organization? A business enterprise is an organization which is engaged in some business or commercial activity. यानी business enterprise क्या होता है? एक ऐसा organization होता है जो कि किसी ना किसी business में या किसी ना किसी commercial activity में हमेशा engage रहता है. So that is our business enterprise. बिजनेस एंटरप्राइज में बी क्लासीफाई इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, जो कि नॉर्मली हमने कई बार सुनी भी होंगी: प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज. These 3 broad categories are there with us about if we are talking about the business enterprises. So that was business sector enterprise, public sector enterprise and joint sector enterprise. So now, form of private sector enterprises. Private sector enterprises are sole proprietorship, joint into undivided family, partnership, cooperative societies and company. So firstly go towards the sole proprietorship. So sole proprietorship means सोल का मतलब क्या होता है गाइस? सोल का मतलब होता है एक सोल का मतलब होता है वन, एंड प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर. तो यानी वन ओनर. तो यानी एक ओनर जब कोई भी बिजनेस खोलेगा, कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खोलेगा, सिर्फ उसमें एक ओनर होगा और कोई नहीं होगा, तो क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप होती है. यानी अ बिजनेस ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल इंडिविजुअल इज नोन एज द सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि एक बिजनेस ओनर जो कि मैनेज भी करेगा, ओन मतलब कि उसका तो बिजनेस होगा, वो मैनेज भी करेगा, कंट्रोल भी करेगा, अकेला एक बंदा, उसको हम क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे. सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन आजकल आपने बहुत जगह देखी होगी. नॉर्मली छोटी छोटी जो शॉप्स वगैरह होती हैं, ये सारी सोल प्रोप्राइटरशिप होती हैं, क्योंकि इसमें एक अकेला बंदा होता है जो कि सब कुछ मैनेज करता है, सब कुछ कंट्रोल करता है. ठीक है, तो ये सिंगल इंडिविजुअल सब कुछ करता है. सो दैट इज़ आर सोल प्रोप्राइटरशिप. नाउ इट्स फीचर्स. Single ownership. The sole proprietorship firm is owned and managed by a single individual only. Guys, इससे साफ पता चल रहा है कि सिंगल ओनरशिप मतलब अकेला एक बंदा, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि वो अकेला बंदा क्या होता है? अकेला ही बंदा उसको मतलब कि अपनी कंपनी को मैनेज करता है और सब कुछ करता है उसका. तो सिंगल इंडिविजुअल अकेला ही सब कुछ सारा काम करता है, वो अकेला इंडिविजुअल उसका ओनर होता है. सेकेंड वन इज इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग. अगर अकेला ओनर है तो डेफिनेट सी बात है वो अकेला ही रिस्क बेयर करेगा. सो इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, होल रिस्क इज बोर्न बाय अ सिंगल इंडिविजुअल ओनली, हु इज द ओनर ऑफ द बिजनेस. सो थर्ड वन इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी. अब सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है, मैं आपको पहले बता देती हूँ. सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि आपका बिजनेस और आपका ओनर, ये दोनों सेपरेट होंगे. यानी लीगली ये दोनों सेपरेट होंगे. बिजनेस एक अलग चीज़ होगी और एक जो हमारा ओनर होगा वो एक अलग होगा. जैसे हम नॉर्मली बड़ी बड़ी कंपनीज़ की बात करते हैं, तो अगर कंपनी में कोई भी गलत चीज़ होती है, नॉर्मली हम बोलते हैं ना कि कंपनी ने ये कर दिया, कंपनी ने वो कर दिया. डू यू एवर फील कि हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि कंपनी ने ये कर दिया, कंपनी ने वो कर दिया, जबकि कंपनी कैसे कर सकती है? कंपनी तो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग कैसे कुछ चीज़ कर सकती है? या फिर इस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता है? एक्चुअल में उसके जो मैनेजर्स है, उसके जो ओनर्स है, वो मतलब मेन कंपनी के हेड हैं, तो ना उनके नाम से हमें बोलना चाहिए ना कि उस इंसान ने ऐसा कर दिया, उसके उसके सामान की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है. क्या हम ऐसा बोलते हैं? नो, वी नेवर से लाइक दैट कि रिलायंस का सामान अच्छा नहीं होता है या ये अच्छा नहीं होता है, या फिर हम लोग जैसे कहें कि अंबानी की सिम अच्छी नहीं होती है. नो, डिड वी एवर से लाइक दैट? वी से कि जियो की सिम अच्छी नहीं है, जियो का नेट यहाँ नहीं चलता है, ये वो नहीं होता है. हम उसका ओनर का नाम लेके तो काम नहीं करते ना. यानी यहाँ पे जो ओनर है और जो उसकी फर्म है वो डिफरेंट होती है.
सारा काम उसकी फर्म के नाम से होता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से होता है। तो ओनर का उसकी ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी लेना देना नहीं होता है। अगर कोई भी लीगल काम भी होता है तो ओनर के नाम से नहीं होता है, वो बिजनेस के नाम से होता है। कोई क्रेडिट लिया जाता है, लोन लिया जाता है, क्रेडिट या लोन दिया जाता है तो वो ओनर के नाम से नहीं, बिजनेस के नाम से दिया जाता है। तो यहाँ पे नो सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी यहाँ पे जो सोल प्रोप्राइटर है और जो उसका बिजनेस है वो लीगली सेम है। यहाँ पे वो और उसका फर्म डिफरेंट नहीं होगा। सो अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हैज़ नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी फ्रॉम द ओनर, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो फर्म होती है उसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, यानी लीगली वो सेपरेट नहीं होती है ओनर से। दे बोथ आर सेम, मीन्स बिजनेस एंड ओनर्स एग्जिस्ट टुगेदर, यानी दोनों की दोनों साथ ही हैं। सो नेक्स्ट वन इज स्मॉल साइज, यानी अब आप लॉजिक लगाओ, एक बंदा हद मार के कितना कंट्रीब्यूट कर लेगा, 2 लाख 4 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ तक तो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है ना, यानी उसकी बिजनेस फर्म कैसे होगा, डेफिनेट सी बात है स्मॉल होएगा। अब हमने क्या पढ़ा था, एक और चीज़ पढ़ी थी कि सब कुछ कौन मैनेज करेगा, यहाँ पे ओनर ही मैनेज करेगा, एक अकेला बंदा। तो अकेले बंदे के बाद व्हाट डू यू थिंक कि क्या उसके पास सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, यानी अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में एक मैनेजर अलग होता है, अकाउंटेंट अलग होता है, जो वर्कर होता है वो अलग होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल में अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, यानी प्लानिंग के लिए एक अलग मैनेजर होता है, जो हमने पहले भी पढ़ा है कि प्लानिंग के लिए एक अलग मैनेजर होता है, सुपरवाइजिंग के लिए अलग मैनेजर होता है, मिडिल काम करने के लिए कि मतलब कि स्टाफ रखना है, और टॉप लेवल के चीज़ें जो भी नॉलेज है वो मतलब टॉप लेवल ने जो भी प्लान किया है वो हमें लास्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए मिडिल लेवल रखा जाता है, उसके लिए मैनेजर्स होते हैं। यानी इतने सारे लोगों को मिला के कंपनी बनाई जाती है, इतने सारे लोग मिलकर जब एक काम कर रहे हैं तो उस काम में जब वो लार्ज फर्म है तो इतने सारे लोगों की ज़रूरत पड़ रही है। अकेला इंसान इतने सारे लोगों का काम नहीं कर सकता है, डेफिनेट सी बात है, राइट। सो इस वजह से जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है वो स्मॉल साइज़ की होती है। एक तो फंड बहुत कम होता है, लिमिटेड होता है, ना तो फंड ज़्यादा ले सकता है ना तो फंड ज़्यादा लगा सकता है। सेकेंडली उसके पास अपनी मैनेजरल जो पावर होती है, उसके बाद जो टेक्निक्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। एक इंसान हाथ मार के एक ही काम अच्छा कर सकता है, सारे काम में वो परफेक्ट नहीं हो सकता है। सो द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इज द सोल ओनर ऑफ द फर्म एंड ऑल द फंड्स आर अरेंज्ड बाय वन पर्सन, यानी कि सोल प्रोप्राइटर फर्म में एक ही ओनर होता है, वो सोल ओनर होता है, वन ओनर होता है फर्म का, एंड ऑल द फंड्स आर अरेंज बाय हिम, यानी सारे का सारे फंड जो है वो उस अकेला बंदा उठाता है, लेके आता है। सो फंड्स आर लिमिटेड, इस वजह से क्या होते हैं, फंड्स लिमिटेड होते हैं। वो हद मार के कितने तक फंड ले सकता है, अगर वो लेगा भी तो 10 लाख 15 लाख 50 लाख तक भी लेगा, लेकिन उससे ज़्यादा ले सकता है नहीं, एक लिमिट होती है। एक्चुअली में लोग कोई 50 लाख तक का भी फंड नहीं ले सकता है। हैंस द स्केल ऑफ द ऑपरेशन इज जनरली लिमिटेड एंड देयरफॉर साइज ऑफ द फर्म इज ऑल्सो लिमिटेड, इस वजह से उसके ऑपरेशंस भी लिमिटेड ही होते हैं, और वो इस वजह से क्या होता है, जो फर्म का साइज होता है वो भी लिमिटेड ही रह जाता है। नाउ लास्ट वन इज फॉर्मेशन एंड क्लोजर। गाइज ये आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। फॉर्मेशन मतलब स्टार्टिंग अप समथिंग, एंड क्लोजर मतलब क्लोज करना। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में कोई भी लीगली हम लोग कोई भी काम नहीं करते हैं, सारा का सारा काम क्या होता है, आप अगर मैं आपकी दुकान की बात करूँ, आप आज जाओगे, आपको कोई दुकान पसंद आई, आपने बोला मुझे ये चाहिए, आप उसे खरीद लोगे, क्या आप कोई भी लीगली काम करते हो, नो यू कांट डू एनी लीगल वर्क एंड इट डजंट नीड एनी लीगल वर्क एक्चुअली। तो फॉर्मेशन आप बहुत इजीली कर सकते हो। अब आपको कल को आपका मन नहीं करा या फिर आपको कोई परेशानी हुई, आप उस काम को कर नहीं पा रहे हो, या फिर वो जो बिजनेस है वो आपका चल नहीं पा रहा, आपको लॉस हो गया, तो आप उसको ईजिली क्लोज कर सकते हो। डिड यू नीड एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़, नो यू डोंट, क्योंकि एक कंपनी में एक पार्टनरशिप फर्म में तक आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, या लेकिन आपकी एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में आपको ना तो स्टार्टिंग में कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होती है, ना ही कोई क्लोजर में। सो इस वजह से आप ईजिली स्टार्ट भी कर सकते हो अपने बिजनेस को बिना किसी रोक टोक के, और ईजिली क्लोज भी कर सकते हो अपने बिजनेस को बिना किसी रोक टोक के। So there are no legal formalities required for starter or close of sole proprietorship firm, therefore formation and closure is so simple, यानी यहाँ पे कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है, ना तो स्टार्टिंग में ना तो क्लोजिंग में सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए। इस वजह से आप इजीली उसको खोल भी सकते हो और बंद भी कर सकते हो, और उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज आर
मेरिट्स। अब सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के क्या मेरिट्स होते हैं? इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व, हम इजीली इसको फॉर्म कर सकते हैं और इजीली डिसॉल्व हो जाती है। वही सिंपल अभी जो हमने पढ़ा है फॉर्मेशन वाला, कि कभी भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। नाउ सेकंड वन इज फ्लेक्सिबिलिटी। इन sole proprietorship firm, all the decisions are taken by a single individual, so he can take quick decisions and know the real problem. यानी अब एक बंदा अकेला काम करता है तो सारा काम अपने आप ही कर रहा है। अब कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको पता होगी ना क्या प्रॉब्लम होगी, उसके लिए यहाँ पे प्लान करने वाला कोई और नहीं है, काम करने वाला कोई और नहीं है, सेल मैनेजर कोई और नहीं है ना, वो अकेले ही सारा काम कर रहा है। तो उसको हर जगह का काम पता होगा ना कि मैं जब ये चीज़ बनाता हूँ या मैं ये जब चीज़ बेचता हूँ तो मुझे क्या परेशानी हो रही है, मुझे क्या चीज़ चेंज करनी चाहिए। तो वो अकेले ही सारे के सारे डिसीजन बहुत इजीली और फटाफट से ले सकता है। उसको किसी क्या उसको ऐसी ज़रूरत है कि जो वर्कर है उसको क्या जो टॉप मैनेजर तक कोई भी बात पहुँचाने की ज़रूरत है? क्योंकि कंपनीज में तो ऐसा होता है, जो वर्कर होता है वो अलग काम करता है, जो मैनेजर होता है वो अलग काम करता है। तो वर्कर क्या करेगा, अपने सुपीरियर को जाके बताएगा, वो अपने सुपीरियर को जाके बताएगा, वो अपने सुपीरियर, ऐसे करते करते तक टॉप मैनेजमेंट तक बात पहुंचते पहुंचते ही बहुत टाइम हो जाता है, जिसकी वजह से जो काम होता है, जो डिसीजन लिया जाता है वो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रोप्राइटर होता है वो अपने आप ही अपना सारा काम करता है, उसको सारे के सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम्स पता होती है, रियल प्रॉब्लम्स पता होती है, इस वजह से वो क्विकली डिसीजन ले सकता है। तो इस वजह से क्या होता है, बाय द क्विक डिसीजन इमीडिएटली एक्शन कैन बी टेकन। इस क्विक डिसीजन की वजह से इमीडिएटली कोई भी काम हो सकता है, एंड इसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। नाउ थर्ड वन इज सीक्रेसी। अब एक कंपनी को मैं अगर यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर से कंपेयर करूँ तो कंपनी में इतने सारे लोग होते हैं। आप खुद सोचो, इतने सारे लोगों में क्या कोई भी चीज़ सीक्रेट रखी जा सकती है? मैनेजर कुछ बोलेगा और इतने सारे मैनेजर्स तक वो बात पहुंचेगी, वर्कर्स तक वो बात पहुंचेगी, सारा काम सबको मिल बांट के करना है। अब मिल बांट के कोई काम होगा तो सीक्रेसी तो बनाई नहीं जा सकती है ना। तो इस वजह से बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में सीक्रेसी मेंटेन नहीं रह पाती है। एंड अगर मैं सोल प्रोप्राइटर की बात करूँ तो सीक्रेसी मेंटेन रहती है, क्योंकि अकेला एक इंसान काम करेगा। एंड सबसे मेन बात ये होती है कि सोल प्रोप्राइटर को अपनी कोई भी अकाउंट को बाहर पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि नॉर्मली कंपनीज करती हैं, क्योंकि कंपनीज को लीगली सबको शो करना पड़ता है कि हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है, हमारा लेवल क्या है। बट उसको उनको अपने सारे अकाउंट्स शो करने पड़ते हैं पब्लिक को। बट यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर के साथ ऐसा नहीं होता है, उनको अपना कोई भी अकाउंट पब्लिकली शो नहीं करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी एक तो सीक्रेसी बनी रहेगी और वो कंपटीशन में बहुत अच्छी तरीके से खड़े हो सकते हैं। ना ही उनको अपना अकाउंट शो करना है और ना ही उनको अपनी कोई भी डिसीजन को किसी और के साथ शेयर करना है। तो यहाँ पे टोटली सीक्रेसी होती है। फोर्थ वन इज सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट। यानी अब अकेला बंदा ओनर है, अकेला बंदा सब कुछ मैनेज कर रहा है, तो उसका प्रॉफिट किसके पास जाएगा? उस अकेले बंदे के पास जाएगा ना। तो सोल बेनिफिशियरी है प्रॉफिट का। ऑल द प्रॉफिट अर्न बाय द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बिलोंग्स ओनली टू द सोल प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। यानी सारा का सारा प्रॉफिट जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ओन करेगी वो सारा प्रॉफिट किसके पास जाएगा? ओनर के पास, उसके ओनर के पास चला जाएगा। दैट्स इट। एंड फिफ्थ वन इज इंडिपेंडेंट कंट्रोल। यानी कंट्रोल कैसा होता है? इंडिपेंडेंट होता है। टोटल कंट्रोल ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म लाइज इन द हैंड ऑफ सोल प्रोप्राइटर ओनली। अब काम अकेला एक बंदा कर रहा है तो उसका सारा का सारा कंट्रोल भी एक अकेले बंदे के पास ही होगा। तो इस वजह से सोल प्रोप्राइटर फर्म का सारा कंट्रोल जो होता है वो सोल प्रोप्राइटर के हाथों में ही होता है। ही एंजॉय कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्शन. That's why there is the total independence control of the sole proprietor in his own firm. So now the sole proprietor के merits complete हो गए, features complete हो गए, and last one are its disadvantages. So what are the disadvantages of sole proprietorship firm? First is limited liability. Guys, एक जो sole proprietor होता है इसकी जो liability होती है, सॉरी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। ओके, लाइबिलिटी, जो इसकी लाइबिलिटी है ये लिमिटेड लाइबिलिटी का यहाँ पे इसका मतलब है कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसका जो बिजनेस है वो बहुत छोटा होता है, मीडियम स्केल का होता है। इस वजह से उसको बैंक भी ज़्यादा बड़ा लाइबिलिटी नहीं दे सकती है।
वो एक लिमिट तक लाइबिलिटी को ले सकता है किसी से भी, और एक अकेला बंदा कहाँ कहाँ से उधार लेगा, वो एक हद तक कोई भी उधार ले सकता है. सो इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म फाइनेंस इज सप्लाइड बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ फ्रॉम हिज वेल्थ और फ्रॉम बोरोइंग्स. यानी अकेले एक बंदे की जो भी वेल्थ होगी उससे, और वो जो भी कुछ बोरो करके लेके आएगा उससे ही सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म चलाई जाती है. देयर इज़ अ लिमिट टू द क्रेडिट रेजिंग ऑफ द सिंगल पर्सन. और एक सिंगल पर्सन की क्रेडिट रेजिंग जो है वो भी एक लिमिटेड ही होती है, लिमिट तक होती है ना. द फंड्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर मीडियम स्केल और लार्ज स्केल बिजनेस. और जो फंड्स है वो मीडियम स्केल और लार्ज स्केल बिजनेस के लिए सफिशिएंट नहीं होते हैं. सेकेंड वन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. गाइज, जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होता है ये अकेला एक इंसान होता है जो कि अपने बिजनेस को चला रहा होता है. तो अगर बाई चांस वो क्रेडिट ज़्यादा ले लेता है और उसको लॉस हो जाता है, तो उसको अपने डेब्ट्स को कम्प्लीटली पे आउट करने के लिए अगर वो अपने बिजनेस के एसेट्स बेचता है, और अपने बिजनेस के एसेट्स बेचने के बाद भी उसका जो फंड है बाद का वो बच रहा है, अभी भी जो भी उसकी बोरिंग थी वो बच रही हैं, तो उसको अपनी पर्सनल एसेट्स को बेच के वो डेब्ट जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, वो पे आउट करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, अगर मैं मान लेती हूँ कि किसी भी बिजनेस, और मतलब कि कोई सोल प्रोप्राइटर है, उसके पास 10 लाख का डेब्ट है, क्रेडिटर्स उसके 10 लाख के हैं, लेकिन उसने अपना जो बिज़नेस बेचा, उस बिज़नेस को बेचने के बाद उसके 7 लाख रुपए इकट्ठे हुए, उसके एसेट्स वगैरह जो रही होंगी 7 लाख इकट्ठे हुए. बाकी के 3 लाख रुपए बिजनेस का ये जो सोल प्रोप्राइटर होगा इसको अपने आप देने पड़ेंगे, चाहे वो कहीं से भी लेके आए, चाहे उसको अपनी पर्सनल एसेट्स भी बेचनी पड़े, पर उसको वो 3 लाख अपने आप अपने घर से अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के लानी पड़ेगी. सो उसकी लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड, कि उसके पर्सनल प्रॉपर्टी तक भी लाइबिलिटी जा सकती है. I wish you understand that topic. Now, third one and last one of the demerits of sole proprietor is limited managerial skills. जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि अब कोई एक अकेला बंदा है, उसकी मैनेजर स्किल्स एक लिमिट तक हो सकती हैं. अब वो ज़्यादा हर एक काम में एक्सपर्ट तो हो नहीं सकता है ना. एक अकेला बंदा कहाँ कहाँ तक सारा काम करेगा, कहाँ तक सारी चीज़ों में एक्सपर्ट बनेगा. सो एक अकेले बंदे के लिए उसका काम करना लिमिटेड ही है, उसकी मैनेजर स्किल्स लिमिटेड ही होंगी. सो इन सोल proprietorship firm, all the activities performed by a single individual is not expert in all the aspects. He may be a good salesperson or a good manager. It is difficult to find all the skills in a single individual. यानी कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है वो एक अकेला बंदा करता है, और इस वजह से वो अकेला बंदा जो है वो हर एक सारी एक्सपेक्ट्स में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है. वो अगर सेल्स में गुड है तो मैनेजर अच्छा नहीं होगा, मैनेजर अच्छा है तो शायद सेल्स मैन अच्छा नहीं होगा. So it is difficult to find a whole skills, all type of skills in a single individual. इस वजह से उसकी limited managerial skills होती हैं. Now next one is Hindu undivided family business, या फिर हम इसको HUF भी बोलते हैं. सो गाइज, HUF या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्या होता है? गाइज, ये एक बहुत यूनिक टाइप का बिजनेस है जो आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही मिलेगा. हमारा हिंदू अनडिवाइडेड बिजनेस जो है वो हिंदू फैमिलीज़ का ही होता है, और ये सिर्फ हिंदुओं के लिए ही लिमिटेड है. सो द बिजनेस वैरिड आउट बाय द मेल मेंबर्स ऑफ द हिंदू फैमिली इज नॉन एज द जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस. यानी ये बिज़नेस क्या होता है, इसमें सिर्फ मेल मेंबर्स जो होते हैं हिंदू फैमिली के, वो सारे के सारे मिलके इस बिज़नेस को कैरिड ऑन कर सकते हैं. और इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स होते हैं, इसमें जो फैमिली की फ़ीमेल मेंबर्स है वो नहीं आ सकते हैं. और ये हिंदू के लिए इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इसलिए बोला जाता है बिकॉज नॉर्मली इंडिया में जो हमारी हिंदू फैमिलीज़ होती हैं दे आर इन अ जॉइंट फैमिली में होते हैं. नॉर्मली फॉरेन कंट्रीज़ में आपको ऐसी फैमिलीज़ नहीं मिलती हैं, हमारे इंडिया में आपको ऐसी फैमिलीज़ मिलती है. इस वजह से जो जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं वो ये बिजनेसेस कर सकते हैं. नॉर्मली आपने इंडियन ड्रामाज में भी देखा होगा कि जो फैमिली बिजनेसेस होते हैं तो उनमें सभी लोग जो होंगे वो कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे. जो सबसे हेड होगा वो उसका मेन काम करने वाला होता है. उसके बाद जो बाकी के सारे होते हैं वो मैनेजर लेवल पे होते हैं या दूसरे और उन्होंने अपने अपने काम संभाले हुए होते हैं. तो दैट इज़ HUF. वो जो बिजनेसेस होते हैं वो HUF होते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेसेस होते हैं, जिसमें घर के ही लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, और वो लोग
अपने ही आपको मतलब कि अपनी फैमिली के बिजनेस को ही ऐसे स्प्रेड अप करते हैं कि सारे के सारी फैमिली के जो लोग होते हैं वो अपना अपने हिसाब से उनको जो भी चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं वो उस काम को करना स्टार्ट कर देते हैं. दिस काइंड ऑफ बिजनेस इज नॉट गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट, इसको ध्यान से देखना, बट इट इज़ गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट. ये हिंदू सक्सेशन एक्ट से इसको गवर्न किया जाता है. इसको नॉर्मली कंपनीज एक्ट गवर्न नहीं करती है, और ये किसके अंडर आता है, ये हिंदू लॉज के अंदर आता है. There are two conditions for existence of joint Hindu undivided family, that is minimum 2 members must be there in the family. यानी कम से कम 2 members मिलके ये काम स्टार्ट करें, क्योंकि अकेला एक इसको स्टार्ट नहीं करेगा. 2 अगर मेंबर्स हैं तो हम इसको जॉइंट फैमिली में फिर भी मान सकते हैं. 2 मेल मेंबर्स होने ज़रूरी हैं. एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी, यानी आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी होनी चाहिए. आप लोग अपने आप मिलके प्रॉपर्टी खरीद के ये बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते. अगर आपकी पूर्वजों की प्रॉपर्टी और आप एक सिंगल सेम फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप इस को कर सकते हो, इस बिज़नेस को आप कैरी ऑन कर सकते हो. अंडर हिंदू लॉज देयर आर 2 सिस्टम्स. हमारे इंडिया में ना ये 2 सिस्टम के हिसाब से एचयूएफ चलाया जाता है. एक तो है दया भाग. ये जो सिस्टम है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में वेस्ट बंगाल के अंदर ये सिस्टम चलाया जाता है. गाइस मैंने अभी आपको बताया ना कि जो एच यू एफ बिजनेस है इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स काम करते हैं, बट जस्ट इन वेस्ट बंगाल इस में फीमेल मेंबर्स भी काम कर सकती हैं मेल के साथ मिलके. सो यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि नहीं सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स आके काम करेंगे. there is nothing like that. The female members can also join the HUF family business and can become the co-partner as well as the co-partners of the business. So यहाँ पे कोई भी ऐसे वो differentiation नहीं किया जाता कि no just male members are required, females are not allowed. There is nothing like that. West Bengal में everything is allowed. Either she is a female guy or a male guy, they both can, if they both are of the same family, they can join the HUF. उसके बाद है मित्तकांक्षा. ये बिज़नेस जो है ये ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड आउट है. मतलब HUF ये ऑल ओवर इंडिया में इसको किया जाता है. इसमें बस वेस्ट बंगाल में ये नहीं होता है, बिकॉज इन दिस वन क्या होता है, जस्ट मेल मेंबर्स आर allowed to join in the firm and they are allowed to become the co-partners of the firm. सो आई विश आपको ये HUF के 2 सिस्टम्स और HUF की जो कंडीशंस है वो समझ में आई होंगी. सो लेट्स गो फॉरवर्ड टूवर्ड्स द फीचर्स ऑफ द HUF. HUF के फीचर्स क्या होते हैं? मेंबर्स बाय बर्थ, यानी अब एक फैमिली में कोई भी बंदा बर्थ लेता है तो HUF का वो पार्टनर बन जाता है, उसका मेंबर बन जाता है. इसमें कोई भी एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है. किसी अगर HUF बिज़नेस में कोई बिज़नेस की फैमिली है, कोई फॉर एग्जांपल मेरी फैमिली है, इसमें हम लोग हमारा बिज़नेस जो है वो HUF का है, हम लोग सब के सब लोग HUF बिज़नेस में जॉइंटेड है. सो हमारी फैमिली में अगर कोई नया बच्चा वो बर्थ लेता है तो वो भी ऑटोमेटिकली इसका मेंबर बन जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट. द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज मैनेज एंड कंट्रोल बाय द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली कॉल्ड कर्ता. यानी कि जो हमारा ये HUF होता है इसमें से मैंने आपको पहले ही बता दूँ, सबसे मोस्ट सीनियर मेंबर होता है वो क्या होता है, वो इसका कर्ता कहलाता है और वो ही सब कुछ मैनेज करता है. Only the liability of the कर्ता will be unlimited and the other members liability will be limited. यानी कि जो कर्ता होता है जस्ट उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और सभी के सभी जो पीपल होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. Only the Karta has a legal right to enter into contract with outsiders. He only take all the decisions of the business. और जो करता होगा यही एक अकेला बंदा होगा जो बिजनेस के सारे काम को अपने आप अकेले करेगा. जो भी अगर आउटसाइडर से वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो अकेला करेगा. कोई और जो फैमिली का बंदा होगा जो कि जॉइंट है उस HUF बिजनेस में, ही और शी एक्चुअल में ही इज़ नॉट अलाउड टू एंटर विद एनी कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइडर्स. वो किसी भी दूसरे कॉन्टैक्ट के साथ मतलब किसी भी आउटसाइडर के साथ कोई और कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता है. सिर्फ और सिर्फ कर्ता को ही अलाउडेंस है कि वो इस तरह कोई भी डिसीजन ले, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करे आउटसाइडर्स के साथ. नाउ आवर थर्ड फीचर इज
liability. The liability of all the members will be limited, as I have just told you that thing, except the कर्ता, यानी सारे की सारी जो भी मेंबर्स होंगे बिजनेस में सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, जस्ट एक्सेप्ट द कर्ता. जो भी बिजनेस में कर्ता होगा, यानी जो भी द मोस्ट सीनियर पर्सन होगा फैमिली का, जो करता होगा उसमें, वो उसकी लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी. यानी अगर बाय चांस कंपनी को लॉस हुआ, कंपनी बंद होने वाली होगी, तो उसके डेब्ट चुकाने के लिए जो सारे के सारे मेंबर्स होंगे वो अपने हिसाब से, उनके शेयर्स के हिसाब से लाइबिलिटी पे ऑफ करेंगे, और बाकी की जितनी लाइबिलिटी होगी वो सब की सब लाइबिलिटी कर्ता को पे करनी पड़ेगी, चाहे उसे अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़े, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़े डेब्ट को पे ऑफ करने के लिए. बट ही विल बी ओनली लाइबल टू ऑल द रेस्ट ऑफ द पेमेंट, और उसमें कोई भी दूसरे जो भी फैमिली मेम्बर्स होंगे, दे विल नॉट जस्ट, उनको कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आके दे. अगर वो नहीं देना चाहते हैं, वो उनके जितने शेयर्स हैं वो लाइबल है उसके लिए. वो जितने भी शेयर्स में पैसा लेते हैं, वो जिस भी उनका शेयर है उसके हिसाब से तो पैसा देंगे, उसके लिए तो लाइबल है. बट उनके शेयर के बाद भी अगर पैसा बचता है, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख बचता है, तो जितना भी पैसा होगा वो पैसा अकेले कर्ता को देना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ. फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस है जो HUF था, उसमें एक कर्ता था और बाकी के 7 मेंबर्स थे, फैमिली के 7 मेंबर्स थे. सब 7 मेंबर्स की जो लाइबिलिटी थी वो 10 लाख 10 लाख 10 लाख, या फिर मैं उसको 30,000 तक लेके चलती हूँ. और अब 30,000 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2,10,000 होता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर इनकी बिजनेस फर्म में 10 लाख का इनको डेप्ट होता है और ये फुल्ली लॉस में चले जाते हैं, सो नाउ अब जब ये बिजनेस बेचेंगे, अपनी सारी एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी बेची, फॉर एग्जाम्पल इनका जो भी वो आया एसेट्स वगैरह बेचने के बाद, इनके बिजनेस फर्म को बेचने के बाद इनके पास अगर 5 लाख आते हैं, तो ये 5 लाख तो बिजनेस ने दिए, बाकी का बचा हुआ 5 लाख इन सबको पे आउट करना पड़ेगा. उस 5 लाख में से जो हमने अभी बताया था कि सबकी लाइबिलिटी जो है, जो भी बाकी के 7 मेंबर्स थे, उनकी लाइबिलिटी 30,000 तक थी, तो वो लोग अपने 30,000 यानी 2,10,000 रुपीज़ देंगे, एंड बाकी का बचा हुआ जितना अमाउंट होगा, द ओनली कर्ता विल बी लाइबल फॉर दैट अमाउंट, एंड ही हैव टू पे दैट होल अमाउंट बाय paying off it by selling out of his own personal properties or anything. उसको लाना पड़ेगा अकेले बंदे को. He will only be the liable for that liability. Now fourth one is minor member. In joint Hindu family business, a child can become a member by birth only. यानी joint Hindu family business में एक अकेला child भी member बन जाता है. जैसे हमने बोला कि by birth membership होती है, तो minor member में जैसे ही किसी बंदे का birth होगा वो उसका member बन जाएगा. Perpetuality यानी कि the joint Hindu family business continues even after the birth of the कर्ता. यानी अगर डेथ ऑफ द कर्ता होगा, यानी कि अगर बाय चांस, जैसा हमने बोला कि कर्ता जो है, कर्ता सब कुछ संभालता है, राइट, वही मेन ओनर होता है बिजनेस का. अगर बाय चांस कर्ता की डेथ हो जाती है, तो कर्ता की डेथ के बाद क्या बंद हो जाती है बिजनेस? नो, इट्स नॉट ट्रू. अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो कर्ता के बाद जो नेक्स्ट मोस्ट सीनियर पर्सन होगा फैमिली का, ही विल बिकेम द कर्ता ऑफ द बिजनेस. सो यहाँ पे परपेचुअलिटी का मतलब है कि फर्म बंद नहीं होती है कोई भी चीज़ होने की वजह से, किसी भी मेंबर की, इनफैक्ट कर्ता तक की अगर डेथ हो जाती है तो भी इसमें कोई परेशानी नहीं होगी. सारे के सारे मेंबर, सारे बिजनेस वैसे ही चलता रहेगा. बस क्या फ़र्क होगा, कर्ता बदल जाएगा. वो जो कर्ता था वो उसकी डेथ हो चुकी है, नेक्स्ट सीनियर मोस्ट पर्सन जो होगा, ही विल बिकम द कर्ता ऑफ द बिजनेस. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई विश कि आप लोगों को सोल प्रोप्राइटरशिप, बिजनेस फर्म और ये HUF समझ में आया होगा. दीज आर 2 एंड फर्दर वी विल स्टडी द अदर वंस. इसके बाद हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे, विच इज़ रियली टू इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. 12th क्लास में आपको वो सारा का सारा पढ़ना है.
इन दैट पार्टनरशिप, वो जो आपका ये अभी जस्ट एक टॉपिक है 11th में बिजनेस का, वो 12th में आपकी पूरी बुक बनने वाली है. यू विल बी हैव अ सेपरेट पार्टनरशिप बुक इन अकाउंटेंसी. तो प्लीज़ इसको अच्छी तरीके से पढ़ना. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Thanks once again all of you. Let's begin on the next class. Bye and अच्छे से उसको पढ़ना and bye bye.